नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां खतौली उपचुनाव से पहले आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी से नाराज अभिषेक चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता दिलाई है। प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर यह सदस्यता दिलाई गई है। तो देखिए, खतौली में भी उपचुनाव है और ऐसे में उपचुनाव से ठीक पहले आरएलडी को यह बड़ा झटका लगा है, जहां अभिषेक चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाई है और इसी के साथ आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। तो तीनों ही सीटों पर उपचुनाव बेहद ही ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। तो वहीं खतौली की अगर बात की जाए तो खतौली में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है, जहां आरएलडी को एक बड़ा झटका लगा है। ठीक उपचुनाव से पहले अभिषेक चौधरी ने आरएलडी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ लिया है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं उपचुनाव में फायदा पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अभिषेक चौधरी का अच्छा खासा दबदबा है खतौली पर। और ऐसे में खतौली विधानसभा उपचुनाव सीट पर जब नतीजे सामने आएंगे तो इसका असर साफ हो जाएगा। फिलहाल ये महत्वपूर्ण अपडेट, जहां प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर सदस्यता दिलाई गई है अभिषेक चौधरी को, और भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने सदस्यता दिलाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। दोपहर 3 बजे प्रगति मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। आज यूपी दिवस के दिन ट्रेड फेयर पहुंचेंगे सीएम, जहां ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का निरीक्षण भी करेंगे सीएम। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है प्रगति मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, और इसके लिए खास सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा, जिस दौरान जो फोकस स्टेट रहेगा वो उत्तर प्रदेश, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की मुखिया होने के नाते खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का। तो देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां दोपहर 3 बजे प्रगति मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जहां लगातार ओडीओपी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की जो कोशिश है सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो किस तरीके से आगे उसको बढ़ाते हैं इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के माध्यम से, ये देखना होगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, और इस दौरान कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की यही कोशिश रहेगी कि किस तरीके से जो स्थानीय प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर रखा जाए, लॉन्च किया जाए, ताकि वहां के लोग भी पसंद करें। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश का खासा फोकस है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल और साथ ही साथ ग्लोबल को लेकर, लोकल फॉर ग्लोबल थीम को लेकर ये आयोजन हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शामिल हुए थे और इस ट्रेड फेयर का उन्होंने उद्घाटन किया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं और करीब 1 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। 3 बजे वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में जहां वो सहभागिता करेंगे, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का जो स्टॉल्स हैं जो उत्तर प्रदेश की तरफ से लगाए गए हैं, उनमें चूंकि उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर भी ये थीम वहां पर चल रही है, इस ट्रेड फेयर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। किस तरीके से उत्तर प्रदेश विभिन्न दिशाओं में लगातार काम कर रहा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं, जो एमएसएमई के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो चीजें लगातार की जा रही हैं, जो उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्टेशन है वो अगर हम देखें तो 86,000 करोड़ से बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए हो चुका है। तो इन बहुत सारी चीजों की जो ये ट्रेड फेयर है उसमें प्रदर्शनी भी लगाई गई है, चूंकि वोकल फॉर लोकल जो कि प्रधानमंत्री मोदी का नारा है, उस पर उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इस स्पेशल कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। करीब 3 बजे वो प्रगति मैदान दिल्ली में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और जहां उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी और कलाकार जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबली कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उनको ग्लोबल स्तर पर ले जाया जाए। जिस तरीके से ओडीओपी के विभिन्न प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयार हो रहे हैं, एमएसएमई के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, और जो आने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उससे पहले कहीं ना कहीं इस तरीके का आयोजन महत्वपूर्ण है। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज 3 बजे प्रगति मैदान दिल्ली पहुंचेंगे।
जी। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वाकई सराहनीय हैं, कहीं ना कहीं लोग बहुत कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और वो जो नयापन है, जो उनका इनिशिएटिव है, जो इनोवेशन है, वो लोगों को पसंद आए, इसके लिए एक ये बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है इसके। बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है और उत्तर प्रदेश लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल थीम पर ये आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जो विभिन्न जिलों के प्रोडक्ट्स हैं उनको इस प्रदर्शनी में रखा है और कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो बाहर के लोग हैं उनको पता चले कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चीजें तैयार होती हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते भी होते हैं और साथ ही साथ जो बेहतर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खरीदा जा सकता है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के जरिए सस्ते प्रोडक्ट्स को और बेहतर चीजों को लगातार लॉन्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में तैयार प्रोडक्ट्स हैं जो विभिन्न जिलों से आते हैं, चाहे वो कन्नौज का इत्र हो या उसके अलावा अगर हम देखें तो आगरे का पेठा हो या उसके अलावा अलीगढ़ के ताले हो या फिरोजाबाद का कांच उद्योग है या दूसरे जो जिलों के विभिन्न जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरीके से ग्लोबल स्तर पर प्रमोट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टेशन उत्तर प्रदेश के ओडीएपी प्रोडक्ट्स का बढ़ सके, एमएसएमई के जरिए उत्तर प्रदेश में जो निवेशक है वो भी निवेश करने के लिए आकर्षित हो। ये बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि थीम ही वही है कि लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस ट्रेड फेयर में शामिल होंगे और जो उत्तर प्रदेश की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। ठीक है, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंककर हत्या की गई। प्रेमी सूफियान ने निधि को चौथी मंजिल से फेंका है। धर्म परिवर्तन ना करने पर हत्या का आरोप है। इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में निधि की मौत हो गई है। तो वहीं वारदात में लव जिहाद का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। परिजनों की तहरीर पर सूफियान पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दुबग्गा के बसंत कुंज योजना सेक्टर एच की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है लखनऊ से, जहां इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में निधि की मौत हो गई है, जहां वारदात में लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है। चौथी मंजिल से प्रेमी ने प्रेमिका को नीचे फेंका है और देखिए इस वजह से उसकी मौत हो गई है। वारदात में बताया जा रहा है कि लव जिहाद का एंगल ऐसे भी सामने आ रहा है क्योंकि जो उसका प्रेमी था वो सूफियान है और कहीं ना कहीं उस पर दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन का, जिसको उसने नहीं माना और उसी के चलते उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल परिजनों की तहरीर जो है पुलिस के मिल गई है और पुलिस उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। तो दुबग्गा के बसंत कुंज योजना सेक्टर एच की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए वारदात में लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है। पुलिस हर एक एंगल से जांच करेगी इस पूरे मामले की। परिजनों ने तहरीर भी दी है। निधि दिखे नाम बताया जा रहा है और सूफियान उसके प्रेमी का नाम है। दुबग्गा के बसंत कुंज योजना सेक्टर एच की पूरी घटना है, जहां पर बेहद ही शातिराना तरीके से चौथी मंजिल से अपनी प्रेमिका को नीचे फेंक देता है। धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, ये भी निकलकर बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को खंगालने का प्रयास कर रही है। हर एक पहलू से जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से और परिजनों की तरफ से भी कई बड़े आरोप लगाए गए हैं और तहरीर दे दी गई है और इसी तहरीर के आधार पर पुलिस छानबीन करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ सूफियान को ढूंढने के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है। जो आरोपी है सूफियान और उसको भी ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। तो देखिए किस तरीके से चौथी मंजिल से निधि को फेंका है। तो वहीं दिल्ली जैसी लखनऊ में भी हैवानियत हुई है, जहां दिल्ली में एक पूरा मामला सामने आया। आप लोग को सभी को याद होगा किस तरीके से 35 टुकड़े किए उसने अपनी प्रेमिका के। तो वहीं अब ये जो पूरा मामला है, आफ्ताब की तरह ही सूफियान ने भी चौथी मंजिल से देखिए धक्का दिया है, अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा है। और ये जो दोनों ही मामले हैं बेहद ही सनसनीखेज ये दोनों मामले हैं। इसमें पुलिस किस तरीके से जांच करती है, खुला करती है, गिरफ्तारियां होती हैं, ये देखना होगा। हालांकि इस जो खबर दिल्ली से सामने आई उसमें आफ्ताब गिरफ्तार है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। उसने अपना गुनाह भी कबूला कि उसी ने मारा है अपनी प्रेमिका को। तो वहीं जो लखनऊ से पूरा मामला अभी आपको बता रहे हैं कि अपनी प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंका है
पूरा ये मामला है जहां प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंक कर हत्या की गई है। तो लखनऊ और दिल्ली में एक जैसे मामले लगभग सामने आए हैं, जहां पर किस तरीके से प्रेम को शर्मसार होना पड़ जाए इस घटना की वजह से जो घटनाएं सामने आई हैं। जहां देखिए कितना विश्वास का ये रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, लेकिन उसको पूरी तरीके से तार तार किया गया है। जहां प्रेमिका दोनों ही घटनाओं को अगर देखा जाए तो निशाने पर रही प्रेमियों के, जहां एक ने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए तो वहीं दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंक दिया। बेहद ही दर्दनाक ये दोनों ही घटनाएं हैं, सनसनीखेज घटनाएं हैं। किस तरीके से परिजनों की तरफ से अब तहरीर दी गई है इन दोनों ही अलग अलग मामलों में, क्या पुलिस खंगालती है और आरोपियों को सजा तक कैसे पहुंचाती है, कैसे परिजनों को न्याय मिलता है, ये देखना होगा इन दोनों ही मामलों में। फिलहाल देखिए लखनऊ का जो ये पूरा मामला सामने आया है, धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या का आरोप जो है परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। प्यार में फिर हिंदू युवती को धोखा मिला है और इस तरीके के मामले देखिए लव जिहाद के लगातार सामने आते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो सख्ती से वो इन मामलों से निपटते हैं और निर्देश हैं, बावजूद इसके ये जो दो घटनाएं सामने आई हैं बेहद ही शर्मसार करने वाली हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए किस तरीके से लखनऊ का ये जो पूरा मामला है बेहद ही दर्दनाक है, जहां प्रेम को पूरी तरीके से तार तार करता ये तस्वीरें हैं कि प्रेमिका को चौथे मंजिल से फेंक दिया। लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है नीलेश, क्या कुछ पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया कि सूफियान जो है काफी लंबे समय से जो निधि है उसको प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था। परिवार के लोगों ने भी सूफियान से बात की कि उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन बावजूद इसके कि सूफियान उसका पीछा छोड़े लगातार परिवार के लोगों को धमकियां दे रहा था। कल की अगर बात करें तो कल दोपहर में ही ये पूरा मामला सामने आया जब सूफियान ने चौथी मंजिल से लड़की को नीचे फेंक दिया और परिवार के लोगों ने आनंद फानंद में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया और भर्ती कराया। कुछ देर इलाज चला, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद का एंगल जो है वो निकलकर सामने आया है। इससे पहले दिल्ली की घटना सभी को याद है कि कैसे एक मुस्लिम लड़के ने जो है एक लड़की के 36 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंकने के फिराक में था। ठीक वैसा ही मामला लखनऊ में नजर आया कि एक क्रूरता वाली मिसाल जो है दी जाती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दी है कि एक सूफियान नामक व्यक्ति चौथे मंजिल से अपने प्रेमिका को जो है नीचे फेंक देता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। हालांकि वो अभी तक फरार है, पुलिस की टीमें लगाई गई है उसको गिरफ्तार करने के लिए। कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया है। गंभीर धाराओं में दुबग्गा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सेक्टर एच दुबग्गा की ये पूरी घटना है। देखना होगा सूफियान को कब तक गिरफ्तार किया जाता है और सूफियान आखिर उसने चौथी मंजिल को क्यों नीचे फेंका, उन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल, परिजनों को न्याय कैसे मिलता है देखने को। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। जौनपुर से अब खबर, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच मछुआरों को छुड़ाने के लिए पत्राचार शुरू, जहां जल्द ही पाकिस्तान जेल में बंद छूटेंगे मछुआरे। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी ये खबर, जहां जेल में बंद मछुआरों की खबर प्रमुखता से दिखाई गई, जिसके बाद अब ये बड़ा संज्ञान लिया गया है। जहां देखिए पत्राचार शुरू हो गया है, जल्द ही पाकिस्तान जेल में जो बंद हैं मछुआरे उनको छोड़ा जाएगा। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का ये दमदार असर हुआ है, जहां प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया। जेल में बंद हैं मछुआरे और इसको खबर को दिखाने के बाद देखिए अब जल्द ही ये आस है कि पाकिस्तान में जो बंद हैं मछुआरे उनको छोड़ा जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच मछुआरों को छुड़ाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। जल्द ही पाकिस्तान जेल में जो मछुआरे बंद हैं उन्हें छुड़ाया जाएगा। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है और मछुआरे कहीं ना कहीं अपने जो वतन है उसकी वापसी कर पाएंगे, अपने घरों को वापस जा पाएंगे। इस खबर के बाद से देखिए संज्ञान लिया गया इस खबर पर, जहां भारत पाकिस्तान के बीच मछुआरों को छुड़ाने के लिए पत्राचार शुरू हुआ है और अब जल्द ही उम्मीद है कि पाकिस्तान जेल में जो मछुआरे बंद हैं उन्हें छुड़ा लिया जाएगा और वो वापस अपने घर जा पाएंगे। तो जौनपुर से न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का ये दमदार असर आपको बता रहे हैं, जहां एक मछुआरों को उनका परिवार वापस मिलेगा। कहीं ना कहीं नाउमीद हो गए थे वो, लेकिन एक बार फिर से उनके अंदर उम्मीद जगी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी? देखिए न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हो रहा है, क्या प्रक्रिया रहेगी मछुआरों को छुड़ाने की?
जी आपको बता दें कि 8 महीने से लगा बंद है पाकिस्तान जेल में। जब न्यूज में इंडिया खबर को टीम को पता लगी तब इसको खबर को प्रमुखता से चलाया, तब जाके मछली शहर के सांसद बीटी सरोज ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। अब विदेश मंत्रालय ने पत्र लिखकर पाकिस्तान राजदूत तक पत्र लिखा है। अब और जल्द मछुआरों की वापसी के लिए अब यह संदेश जा रहा है कि जल्द से जल्द वतन वापसी होगी मछुआरों की, जो 8 महीने से लगातार पाकिस्तान के जेल में बंद हैं। न्यूज वन इंडिया ने जब ये खबर को प्रमुखता से चलाया तब जाके संज्ञान वो लिया। अब जाके इन लोग की आड़ जगी है कि 8 महीने से जो इनके परिवार वाले बंद हैं पाकिस्तान जेल में, जल्द वतन वापसी होगी। जी बिल्कुल, और उसी का इंतजार है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। मैनपुरी से अब बड़ी खबर, जहां मैनपुरी में आज बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य नामांकन करेंगे। रघुराज शाक्य के नामांकन के लिए रवाना हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नामांकन में शामिल होंगे। बड़ी अपडेट, मैनपुरी में आज बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य नामांकन करेंगे। रघुराज शाक्य के नामांकन के लिए रवाना हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नामांकन में शामिल होंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिस्क्लोज किया गया कि रघुराज शाक्य ही भारतीय जनता के प्रत्याशी होंगे और वो मैनपुरी सीट पर उपचुनाव में भाग लेंगे और डिंपल यादव को कड़ी टक्कर देंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादियों से उनका खास रिश्ता रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में वो रह चुके हैं, शिवपाल यादव के करीबी बताए जाते हैं। और ऐसे में उनकी एंट्री जिस तरीके से बीजेपी ने कराई है इस उपचुनाव में और भी ज्यादा दिलचस्प ये पूरा मुकाबला हो गया है। तो वहीं इसके लिए आज रघुराज शाक्य नामांकन करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, क्या जानकारी? देखिए, अब ये जो मुकाबला है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है जनता के लिए। रघुराज शाक्य आज नामांकन क्या करेंगे, क्या समय, कौन कौन से बड़े दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके प्रस्तावक पहुंच रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीर है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य पहुंचे हुए हैं। पूरे अगर देखा जाए तो सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन के लिए पहुंचे हैं और नामांकन के बाद जो कार्यकर्ता जो सम्मेलन होगा जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे, जिसमें जो है अगर देखा जाए तो अलग अलग उस पे जो है नेता शामिल होंगे, लेकिन जो नामांकन है वो पूरी सादगीपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त रघुराज सिंह भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जो है अभी बात करने की कोशिश करेंगे चूंकि वो नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अब देखते हैं किस तरीके से जो है रघुराज सिंह शाक्य जो है ये पूरी अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बेहद जो है महत्वपूर्ण लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी हमने रघुराज सिंह शाक्य जी से बात किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं मुलायम सिंह यादव का सच्चा शागिर्द हूं और एक शागिर्द को अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो सीधे तौर पर जो है अब ये लड़ाई अपने आप में विरासत की जंग में से अलग हट करके जो है कौन किसका दावेदार होगा इस पर आके टिक गई है। रघुराज जी, आज बड़ा दिन है आपके लिए, आज नामांकन करा रहे हैं, आज से इस लड़ाई का ऑफिशियली आगाज हो जाएगा। पूर्व मंत्री आज नामांकन कर रहे हैं, आज जनता की सेवा के लिए आ रहा हूं मैं। हमने विधायक सांसद तो रह चुके हैं, फिर यहाँ जनता, यहाँ मैनपुरी जनता बदलाव जी का आशीर्वाद लेने आज आप गए थे। सबका हम माननीय नेताजी से आशीर्वाद लेके आए, नेताजी की समाधि पर आशीर्वाद लिया, मत्था टेका। क्या लगता है ये लड़ाई जो विरासत की जंग जिस सहानुभूति को देने की समाजवादी कोशिश कर रही है, कामयाब हो पाएगी? भाई, विरासत हमारी भी तो है, नेताजी का आशीर्वाद, हम लोग शिष्य हैं। नेताजी क्या कहो नहीं है, सब लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी नेताजी की उसमें आई थी। हम लोगों का अधिकार नहीं है, एक एक नागरिक का नेताजी को आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। गोपाल जी ने कहा कि बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए हमारी पार्टी के नेता को तोड़ करके चुनाव लड़ा रहे हैं। मुझे तो हम तो 2022 में ही आ गए थे। हम तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। के लिए कितने मुतमईन पूरी जीत देखिए, ये रघुराज सिंह शाक्य हैं। रघुराज सिंह शाक्य इस वक्त नामांकन के लिए अंदर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके जो 4 प्रस्तावक हैं वो इस समय उनके साथ 4 प्रस्तावक हैं। पूर्व मंत्री और वर्तमान मैनपुरी से विधायक राम नरेश अग्निहोत्री जी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान हैं
ममता राजपूत आप तस्वीर में देख रहे होंगे, बलबीर सिंह धनगड़, ये 4 प्रस्तावक हैं जो रघुराज सिंह शाक्य के साथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और प्रेम सिंह शाक्य जो चूंकि पूर्व में 3 बार यहां से दावेदारी उन्होंने किया था, प्रेम सिंह शाक्य भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बीजेपी पूरी तरीके से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है और ये तस्वीर अपने आप में बेहद अहम है। पूरी सादगीपूर्ण ढंग से बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य अपने नामांकन कराने के लिए यहां पर आए हैं। अभी हम लोगों ने जब डिंपल यादव का नामांकन था तो उस वक्त हम लोगों ने यहां पर थोड़ा सा प्रतिरोध भी देखा था, जब अखिलेश यादव अपने गाड़ी के साथ, अपने दलबल के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त जो है पुलिस ने उनको इसी बैरिकेडिंग पर रोका था और यहां से अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को उतरकर पैदल जाना पड़ा। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी अपने जो है प्रस्तावकों के साथ न सिर्फ पैदल यहां से अंदर गए बल्कि पूरी सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन हो रहा है। और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे, 12:30 बजे का समय मुकर्रर है। उसके बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे सभी नेता मिलकर के। एसपी सिंह बघेल के आने का कार्यक्रम था लेकिन वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। एसपी सिंह बघेल उसके बाद आएंगे। तो पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि बीजेपी न सिर्फ काडर बेस को मजबूत करे मैनपुरी में, अपने संगठन को और धार दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की नजर महत्वपूर्ण जसवंत नगर सीट है, क्योंकि जसवंत नगर ही मैनपुरी की हार जीत को तय करती रही है। और इस बार जसवंत नगर का समीकरण बेहद इंटरेस्टिंग है। रघुराज शाक्य खुद जसवंत नगर से आते हैं। रघुराज शाक्य के साथ शिवपाल यादव जसवंत नगर से विधायक हैं और शिवपाल यादव जो फैक्टर है, मुझे लगता है वो किंग मेकर होने जा रहे हैं इस पूरे मैनपुरी के चुनाव में। अगर वो साइलेंट रहते हैं, इसका खामियाजा भी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और अगर वो खुलकर डिंपल के साथ आते हैं तो अलग बात है, वरना जो स्थिति है वो ऊहापोह की आखिरी समय तक रहेगी। कल भी हम लगातार वोटरों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। और इसी बीच उन प्रस्तावकों के नाम भी हम दर्शकों को बता दें। ममता राजपूत, बलबीर सिंह धनगड़ प्रस्तावक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी नामांकन में मौजूद। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। और देखिए रघुराज शाक्य पहुंच चुके हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत भी हुई है न्यूज 1 इंडिया की उनसे। कलेक्ट्रेट में वो मौजूद है इस वक्त। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य के 4 प्रस्तावक उनके साथ अंदर प्रवेश किया है उन्होंने। राम नरेश अग्निहोत्री, अशोक सिंह चौहान को भी, वो भी प्रस्तावक रहेंगे रघुराज शाक्य के। तो वहीं ममता राजपूत और बलबीर सिंह धनगड़ भी प्रस्तावक हैं। तो चलिए सीधा लगातार ब्रजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए महत्वपूर्ण जिस तरीके से आपने शिवपाल यादव का जिक्र किया कि वाकई वो किंग मेकर की भूमिका में है और कहीं ना कहीं अगर उनका जो रिश्ता है वो देखा जाए तो त्रिकोण ये बन रहा है, जहां शिवपाल यादव रघुराज शाक्य के भी करीबी माने जाते हैं और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं पारिवारिक एकता दिखाने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उन्होंने शिवपाल यादव को शामिल किया है। तो वाकई जो मुकाबला है, शिवपाल यादव कहीं ना कहीं इसका जो एक पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वो बने हुए हैं और एक ये पूरा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैनपुरी की लड़ाई दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल बन गई है। जहां समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने के लिए लड़ रही है, वहीं बीजेपी एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए लड़ रही है। 2024 से पहले यह सत्ता का सेमीफाइनल है। वो इसलिए है क्योंकि यहां से जो जीत और हार होगी वो सत्ता के बनने और बिगड़ने में तो इसकी कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन ये एक परसेप्शन जरूर क्रिएट करेगा। जो जीतेगा वो ये बताने के लिए काफी होगा। अगर बीजेपी यहां से जीतती है तो वो कहेगी कि हमने समाजवादी के आखिरी गढ़ को भी खत्म कर दिया। और अगर समाजवादी यहां से जीतती है तो अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश यादव का मुस्तकबिल तय करने वाला होगा। शिवपाल यादव का भी एक सप्ताह पहले एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैनपुरी का चुनाव दिशा तय करने वाला होगा। ये सही मायने में दिशा तय करने वाला हो, क्योंकि भले ही यहां पर डिंपल यादव चुनाव मैदान में हो, लेकिन डिंपल नहीं, यहां अखिलेश की अस्मिता दांव पर लगी हुई है। अखिलेश का स्टेक दांव पर लगा हुआ है। अखिलेश की नेतृत्व क्षमता यहां पर सवालों के घेरे में है। अगर यहां से डिंपल यादव चुनाव जीतती हैं तो अखिलेश यादव मजबूती के साथ पार्टी में न सिर्फ अपने दमखम के साथ जाएंगे बल्कि 2024 के चुनाव में उस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। वो कहेंगे कि नेताजी के न रहने के बावजूद उन्होंने पार्टी को संभाला है, पार्टी को संवारा है और आगे बढ़ाया है। तो वो एक नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। लेकिन अगर ये चुनाव हारते हैं
तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि आप परिवार को एक नहीं रख पाए, आप पार्टी में एका नहीं कर पाए, आप नेतृत्व क्षमता अपनी विकसित नहीं कर पाए। और इससे पहले की जो कामयाबी थी उसमें नेताजी का नाम, नेताजी की छवि, नेताजी की इमेज सामने थी जो है। तो ये अपने आप में परसेप्शन है। यहां से बीजेपी के लिए भी बहुत कुछ दांव पे लगा। यूं तो कहते हैं बाई इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जनता में भी इंटरेस्ट है और पार्टियों में तो जबरदस्त तरीके का इंटरेस्ट है। एक एक वोट को लेकर अखिलेश यादव कभी बाई इलेक्शन में बाहर नहीं निकलते। आपने देखा होगा रामपुर नहीं निकले, आजमगढ़ नहीं निकले, गोला गोकर्ण नहीं निकले, लेकिन अब सफाई से बाहर निकल करके अखिलेश यादव एक एक जगह पर जा करके खुद माथा टेक रहे हैं। ये इस उपचुनाव की कीमत है। उन्हें मालूम है कि अगर इस उपचुनाव के मायने क्या, इसको हारने के बाद बहुत कुछ हारने जा रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है, ये साख का सवाल है। देखिए उपचुनाव है, सत्ता को बहुत कुछ साबित करना। 2024 से पहले आप लोकसभा का उपचुनाव, एकमात्र लोकसभा का उपचुनाव है, और इस चुनाव के जरिए बीजेपी ये बताएगी कि देखिए ये जो जीत हो रही है विधानसभा के उपचुनाव में हम जीते, ये तुक्का नहीं था, बल्कि आज भी मोदी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं साख का सवाल है। और जिस तरीके से आपने परसेप्शन का भी जिक्र किया, वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सेल्फ असेसमेंट होगा, तो वहीं दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर लगी रहेगी इस उपचुनाव में। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।